हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। School, a group of organization of psychologists that collectively organize, accumulate knowledge. It is not necessary that a school is located in a particular geographical area. यहाँ पर स्कूल का जो मतलब लिया गया है वो एक समूह, संगठन या एक कम्युनिटी या एक ग्रुप से है जो अपने संकलित ज्ञान को व्यवस्थित करता है। यानी कि एक जैसी विचारधारा के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो एक समूह में जब अपने विचारधारा के बारे में डिस्कशन करते हैं, यहाँ स्कूल का मतलब उससे लिया गया है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर बट देयर मेथोलॉजी एंड बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन आर डिफरेंट। कि सभी मनोवैज्ञानिक के जो समूह है वो मानव के व्यवहार को ही स्टडी करते हैं, बट उनका जो मेथड है और जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो अलग है। वुडवर्थ ने भी कहा है, इन साइकोलॉजी अ स्कूल इज अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट विद कॉमन एम्स एंड इंटरेस्ट हु हैव जॉइंड टुगेदर टू प्रोमलगेट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। कि साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में स्कूल एक ग्रुप है साइकोलॉजिस्ट का जो कि अपने संकलित ज्ञान को एक साथ आगे बढ़ाते हैं, उन पे विचार करते हैं, उन पे डिस्कशन करते हैं और अपने अपने विचारों को एक दूसरे के साथ रख कर डिस्कशन करके अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। इस कम्युनिटी की तीन मेन कैरेक्टर्स होते हैं। पहला, कम्युनिटी प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू फ्यूचर साइंटिस्ट एंड स्कूल्स। यही मीन्स ये भावी वैज्ञानिकों के लिए या विद्वानों के लिए या जो भविष्य में इस फील्ड में कार्य करना चाहते हैं उनको दिशा प्रदान करता है। Then scientists belonging to community actively cooperate in research work under the supervision of their leaders, head of school. Means कि जो इस कम्युनिटी का हिस्सा है, जिनके अंडर में नई खोजें की जा रही हैं, उनकी देखरेख में वो कार्य आगे बढ़ता रहे और traditions are evaluated on the basis of research and given a science oriented form। मतलब कि ये जो परंपराओं का अनुसंधान चल रहा है, परंपरागत तरीके से जो अनुसंधान चल रहा है, उनकी कसौटी पर मूल्यांकन करें, अपनी कसौटियों पर मूल्यांकन करें और उनका जो नया रूप है वो विज्ञान के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जा सके। यानी कि जो चीज़ें ट्रेडिशनली चली आ रही हैं उनमें हम कैसे एक नए तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कौन से नए एरियाज खोज सकते हैं, यहाँ पर उस पॉइंट के बारे में बात की गई है। कि पुराने समय में साइकोलॉजी को एक सीमित दायरा मिला हुआ था जो कि केवल फिलॉसफी या नेचुरल साइंस यानी कि दर्शन और प्राकृतिक विज्ञान तक ही सीमित था। लेकिन डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, अपनी विचारधारा के द्वारा इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। और जब एक ही तरह की विचारधारा के कई लोग जुड़ गए तो उसने एक कम्युनिटी का निर्माण किया जो अपने कार्यों से, अपनी नीतियों से, अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने टेस्टों के और उनके रिजल्ट के आधार पर इन्होंने आज के वैज्ञानिक युग में और वैज्ञानिक क्रियाओं के माध्यम से इसका एक बड़ा बेस तैयार करा, एक बड़ा सर्कल तैयार करा है। और in short, we can say that under specific community, many psychologists of the same ideology as a group create a special type of study system to achieve set objectives। Means कि लास्ट में जो हम जो बात कह सकते हैं कि जब एक ही विचारधारा के एक समूह ने कार्य करा, अपनी अध्ययन सामग्री तैयार करी, अपने उपलब्धियों को दिखाया, वैज्ञानिक तरीकों से उपलब्धियां प्राप्त करी और अपने अध्ययन के आधार पर जब एक पूरी अध्ययन प्रणाली तैयार करी, अपना लेखन सामग्री तैयार करी, तो उसी बिहाफ पर हमने एक
कम्युनिटी, एक समुदाय, एक मनोवैज्ञानिक समुदाय का निर्माण किया है। इसी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जो हमारा पहला पार्ट आता है वो आता है स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद। 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद इसका वैज्ञानिक रूप सामने आया। इसके जन्मदाता विल्हम वुंड बताए जाते हैं और इनका अनुयायी जिसे इनको फॉलो करा है वो ईबी टिचनर। और इस स्ट्रक्चरलिज्म संचारवाद जो पहला समुदाय था वो कहता था कि द साइंटिस्ट ऑफ दिस स्कूल डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। मीन्स कि ये संप्रदाय इसे चेतना के विज्ञान के रूप में मानता है। जैसे पहले भी बात आई थी कि जब मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी तो उसे आत्मा का विज्ञान बताया गया, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो 18वीं सदी के आधे के बाद इसका प्रादुर्भाव सामने निकल कर आया और ये प्रवर्तक थे विल्हम वुंड। इन्होंने इस विचारधारा को प्रस्तुत करा और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के बारे में बताया कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। संरचनावाद के अनुसार कि मनोविज्ञान हमें सहायता करता है खोजने में द व्हाट, द हाउ एंड द व्हाई, यानी कि क्या क्या से उसके अंतर्गत मानसिक क्रियाएं, ये उसकी अंतर्दर्शन विधि या उसकी इंट्रोस्पेक्शन, उसका मेंटल प्रोसेस कैसा है, इस बारे में हेल्प करता है। हाउ, ये हमारी मानसिक क्रियाओं के बारे में बताने में हेल्प करता है। और वाई, कि हमारी जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा अनुभव है, वो उनके बीच में कैसा बॉन्ड है, कैसी रिलेशनशिप है। यानी कि जब हम एक चेतन मन के बारे में बात कर रहे हैं, चेतना के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या, कैसे और इन दोनों में क्यों, ये जो तीनों भाव आ जाते हैं वो समझने में संचारवाद हेल्प करता है। इस क्या, कैसे और क्यों के संबंध को पूरा समझाने के लिए हम लेकर आते हैं कम्युनिकेशनिज्म, यानी संचारवाद। कि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि माइंड और बॉडी में कैसी रिलेशनशिप है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोफिजिकल पैरेललिज्म, यानी कि मनोशारीरिक समानांतरण का सिद्धांत, जिसमें हम मन और शरीर एक दूसरे के सहसंबंधात्मक पदार्थ हैं, यानी कि कोरिलेटिव सब्सटेंसेस हैं, और वे एक दूसरे के ऐसे पैरेलल चलते हैं, ऐसे समान चलते हैं कि चेतना में जो बातें घटित हो रही हैं, चेतन मन में जो बातें घटित हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक रूप से भी घटित हो रही हैं। यानी कि जो मेंटल प्रोसेस हमारे माइंड में चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के साथ भी, फिजिकल बॉडी के साथ भी कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है। या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो मन और शरीर, जो घटना मन के साथ हो रही है वही चीजें कहीं ना कहीं हमारे शरीर के साथ भी असर डालती हैं। या इसे हम कॉज और इफेक्ट के तरीके से भी समझ सकते हैं कि देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, कि अगर एक के साथ कोई चीज हो रही है तो दूसरे पे उसका असर पड़ता है, या अगर असर पड़ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं पहले कुछ ना कुछ कारण अवश्य रहा होगा। परंतु सामान्य तौर पर देखा जाए तो दोनों ही मन और शरीर दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं, समानांतर चलते रहते हैं। और ये कोई आवश्यक नहीं है
कि ये इन दोनों में कोई ना कोई संबंध पाया जा सके। लेकिन जो नॉर्मली बाद में देखा गया है कि हाँ, इन सब चीज़ों का इफेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे पर पड़ता ही है। टीचर ने माइंड, मन और शरीर के साथ जो शरीर की शारीरिक और अशारीरिक मन के साथ की जो व्याख्या संबंध स्थापित करा है, मतलब माइंड और नॉन फिजिकल माइंड के साथ जो रिलेशनशिप बताई है वो ऐसे है कि कॉन्शियसनेस के यानी चेतना के तीन भाग हैं: संवेदना यानी सेंसेशन, प्रतिमा यानी इमेजेस, और भावात्मक अवस्था यानी कि अफेक्टिव स्टेट। और जो संवेदनाएं हैं, जो हमारे फर्स्ट हैंड नॉलेज, जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो फर्स्ट नॉलेज है हमारी, जो प्रेजेंट नॉलेज है, उससे रिलेटेड करता है। इमेजेस हमारे थॉट्स को डेवलप करती हैं, जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारे उसके बारे में विचार बनने शुरू हो जाते हैं। और जो अफेक्टिव स्टेट है हमारे माइंड की, वो हमारे इम्पल्स, हमारे संवेगों को, हमारा अफेक्शन को डेवलप करती है। These are called components because they cannot be further divided through introspection analysis। कि हम इन्हें कंपोनेंट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इंट्रो इंस्पेक्शन के द्वारा यानी कि अंतर्दर्शन विश्लेषण के द्वारा इन्हें और ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते। और हर कंपोनेंट के चार पॉइंट्स रहते हैं, जो कि है क्वालिटी यानी गुण, सेकंड है इंटेंसिटी यानी तीव्रता, फिर क्लैरिटी उसकी स्पष्टता, और ड्यूरेशन उसका अंतराल काल, जो टाइम गैप है। कि ये सारी चीज़ें, ये सारे जो गुण हैं, ये किसी अनुभव को दूसरे अनुभव से भिन्न करने की क्षमता प्रदान करते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस बताते हैं एक्सपीरियंसेस का। और इसमें जो इंटेंसिटी है वो हमें बताती है कि उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है हमारे एक्सपीरियंस का। ड्यूरेशन रिफर टू हाउ लॉन्ग ए सेंसेशन, इमेज और इमोशन स्टेट्स लास्ट, कि कितने समय तक वो ड्यूरेशन में हमें चीज़ें याद रहती हैं। क्लैरिटी रिफर्स टू हाउ क्लियर द सेंसेशन, इमेज एंड इमोशन, यानी अंतराल काल हमें बताता है कि कोई इमेज या कोई भावनात्मक स्थिति हमें कितनी देर तक रहती है। और क्लैरिटी हमें बताती है कि जो इमेज या इमोशन है या संवेद है, वो हमें कितने स्पष्ट तौर से निरीक्षण किए जा सकते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। कि हमारे सेंस ऑर्गन से जो हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है, यानी कि बाहरी जो उत्तेजक मिल रहे हैं, उससे जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और इमेजेस आर फॉर्म फ्रॉम व्हाट अ पर्सन इमेजिन्स, कि जैसे उसके सोच है वैसे ही उसके इमेजिनेशन डेवलप होती है, थॉट्स डेवलप होते हैं। और जैसी ही उसकी फीलिंग्स आर रिलेटेड टू इमोशंस, कि जो उसे महसूस होता है वैसे ही उसके इमोशंस, संवेग तैयार होते हैं। इसमें कम्युनिकेशनिज्म जो संचारवादी रहे हैं, उन्होंने दो विधियां भी बताई हैं निरीक्षण के लिए। पहली है ऑब्जर्वेशन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी निरीक्षण विधि, और दूसरी है एनालिटिक मेथड यानी कि विश्लेषणात्मक विधि। कि इन दोनों विधियों का माध्यम से हम एक व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को सामान्य तौर पर समझ सकते हैं, उसके व्यवहार को स्टडी कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंट्रो इंस्पेक्शन नॉलेज। कि किसी के भी चेतन मन का अध्ययन, क्योंकि ये चेतना को मानकर चलते थे, तो किसी के चेतना का अध्ययन इंट्रो इंस्पेक्शन के द्वारा यानी अंतर्दर्शन के द्वारा ही पॉसिबल है। और उसकी नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि करने वाले को इंट्रोस्पेक्शन के स्टेप्स और उसकी सारी विधियां मालूम हो।
This school dominates from 1890 to 1920, but after the functionalism and behaviorism कि 1890 से 1920 तक ये बहुत संप्रदाय जो रहा वो अपने पीक टाइम पर रहा। लेकिन बाद में जब टाइम के साथ नए नए स्कूल्स डेवलप हुए, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म यानी संचारवाद, कार्यवाद और व्यवहारवाद, तब इसका थोड़ी लोकप्रियता कम हुई और फिर जब गेस्टाल्ट थ्योरी आई, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्टार्ट हुई जर्मनी में, तो इसमें थोड़ी पॉपुलैरिटी में और कमी आने लगी। फिर कम्युनिकेशन इज फेल्ड ड्यू टू द नैरो स्कोप कि जो संचारवाद था उसका एरिया बहुत ही छोटा था, संकुचित था। ये ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था जो कि संवेदनाओं, प्रतिमा और भावात्मक स्थितियों की बारे में और ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ या गहराई से उन चीज़ों को समझा सके कि मानव व्यवहार और जानवरों का जो व्यवहार है उनका मापन और मूल्यांकन किस तरीके से किया जा सकता है। बाद में इन्होंने की दो विशेषताओं पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया कि स्टडी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड स्टडी ऑफ इट्स फंक्शन। कि संरचनावाद में जो एम्फेसिस किया गया था वो कॉन्शियसनेस को किया गया, और कॉन्शियसनेस के लिए जो स्ट्रक्चर है स्टडी करने का और जो उसका फंक्शन है उस पर इन्होंने बहुत रचना की। और जो कमी रही वो यही रही कि चेतना से कैस का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए और कैसे इस चीज को एक सामान्य व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। क्योंकि ये चेतन से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये एक निर्माण या चेतना के निर्माण और उसको बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा था, इसलिए इसका इस स्कूल का नाम संरचनावाद भी रखा गया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की संरचनावाद या संवादवाद का जो शिक्षा और मनोविज्ञान में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है इसमें कुछ कमियां थी, लेकिन इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार करा साइकोलॉजी के लिए कि किस प्रकार से क्या हम काम शुरू कर सकते हैं। वुंड और टीचर ने मनोविज्ञान की सामग्री को व्यवस्थित करा और उसे अधिक से अधिक लोगों तक, वैज्ञानिकों तक पहुंचाने के लिए कार्य करा, स्पेशली उनके जो एक्सपेरिमेंट और टेस्ट थे मनोविज्ञान के लिए। फिर जो संवादवाद है, कम्युनिकेशन में संप्रेषणवाद है, उसने मानसिक क्रियाओं और शिक्षा में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने के लिए सहायता करी। द कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैन बी एक्सिक्रेटेड बाय स्टडिंग कॉन्शियसनेस कि बच्चे के जो ज्ञानात्मक या भावात्मक विकास होना है उसके सुधार के लिए हम जब उसके चेतन मन को समझ पाएंगे तो उसकी ये जो मानसिक क्रियाएं हैं, भाव मानसिक क्रियाओं के साथ साथ जो भावनात्मक क्रियाएं हैं वो भी आसानी से डेवलप की जा सकती हैं। एक्सपीरियंसेस हैव इंपॉर्टेंट प्लेस इन लर्निंग। अनुभव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीखने के लिए। द क्रेडिट फॉर गिविंग एन एक्सपेरिमेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी गोज टू कम्युनिकेशन कि शिक्षा मनोविज्ञान में एक्सपेरिमेंट करने का, करके सीखने का जो शुरुआत करी वो कम्युनिकेशनिज्म ने ही करी। स्ट्रक्चरलिज्म मोटिवेट द एजुकेशनिस्ट टू डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ एजुकेशन कि संरचनावादियों ने मोटिवेट करा शिक्षा शास्त्रियों को कि शिक्षा के सुधार के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें की जाए। They started studying the attention, thinking, reasoning and imagination of students through introspection. अंतर्दर्शन विधि के द्वारा उन्होंने बच्चों की सोचने का तरीका, उसकी इमेजिनेशन, उसके विचार, उसकी मानसिक क्रियाओं, उसकी भावात्मक क्रियाओं, इन सब के बारे में
अंतर्निरीक्षण विधि से कार्य करा और establish psychology as an independent experimental subject separated from philosophy and importance was given कि कम्युनिकेशनिज्म ने इसे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करा, मनोविज्ञान को एक नया सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करने में सहायता करी, जो कि पहले स्वतंत्र विज्ञान या नेचुरल साइंस और फिलॉसफी का एक भाग माना जाता था। कि देखा जाए तो इस संदर्भ में कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मनोविज्ञान की स्थापना करने के लिए, उसे एक नया सब्जेक्ट के रूप में प्रदान करने के लिए, बच्चों को समझने, उनके चेतन मन को समझने के लिए संरचनावादियों ने स्टार्टिंग करी थी और इस रूप को आगे बढ़ाया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।